आज का ये सेशन डेडिकेटेड है उन सब सीए स्टूडेंट्स के लिए जो पास होना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। सीए में जब स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो बहुत तरह से उसको डराया जाता है। कुछ लोग उसको बोलते हैं सीए इज़ ऑल अबाउट कम अगेन। कुछ लोग बोलते हैं मेरे जैसे सीए इज़ सर्टेनली अचीवेबल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों बच्चे ऐसा सोचते हैं, क्यों पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सीए इज़ कम अगेन, और क्यों एक छोटा सा सेक्शन 5% 10% का क्राउड ये सोचता है सीए इज़ सर्टेनली अचीवेबल। आज के इस प्रेजेंटेशन में डिस्कशन में हम बात करेंगे क्या ऐसे टिप्स हैं जो एक स्टूडेंट अगर फॉलो करेगा तो वो कम अगेन की कैटेगरी से सर्टेनली अचीवेबल की कैटेगरी में मूव कर सकता है। एज ए स्टूडेंट हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, उन सब एग्ज़ाम्स में एक एक्सपीरियंस गेन किया है ओवर ए पीरियड, और जो हर स्टूडेंट को अलग अलग समय पे मिला है। पहला एक्सपीरियंस स्पेशली एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले, एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले, एग्ज़ाम्स के 1 हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले, एग्ज़ाम्स की नाइट पर कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। कॉमन फीडबैक, लेट्स सी डिस्कस वन बाय वन। वेरी कॉमन फीडबैक विच कम्स इज टू मच टू कवर। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत सारा कवर करना है। ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग उस वक्त होता है जब एग्ज़ाम का 1 हफ़्ता रह जाता है, 4 दिन रह जाते हैं, 3 दिन रह जाते हैं, 2 दिन रह जाते हैं। एक और कंप्लेन है लोगों की, दे फील दैट दे आर लूजिंग कॉन्फिडेंस। बहुत कॉमन है। अनदर एक्सपीरियंस, fear is taking over. Not able to solve questions. Another experience, too much stress. एक और फिनोमिना है इसका, कंफ्यूजन। अब ये सारे एक्सपीरियंसेस क्यों हो रहे हैं, और ये सारे एक्सपीरियंसेस 1 हफ्ते पहले क्यों हो रहे हैं? ये 4 महीने पहले नहीं थे। हमारे को जितने भी ये एक्सपीरियंसेस फील हो रहे हैं एग्ज़ाम के डेज में, ये हमारे स्टेट ऑफ माइंड से आ रहे हैं, पर ये उस वक्त नहीं थे जब हम 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले जब तैयारी स्टार्ट की थी। उस वक्त ऐसा नहीं था, उस वक्त सब कुछ ठीक था। तो अचानक 10 दिन में, लास्ट के 10 डेज में ऐसा क्या हुआ कि ये सारे एक्सपीरियंसेस आने लग गए। अब इससे होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। और हम लोगों ने 10th में, 12th में, सीपीटी के टाइम में, आईपीसीसी में, फाइनल में या किसी भी एग्ज़ाम में इन सब एक्सपीरियंसेस के साथ अगर हम लास्ट के 1 वीक में हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट, हम लोग क्या सोचेंगे, लेट्स लीव सम टॉपिक्स। फर्स्ट इम्पैक्ट, थोड़े से टॉपिक छोड़ देते हैं जो कम इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, उनको छोड़ देंगे तो शायद कुछ हो जाए। हम लोग उसका इम्पैक्ट ये होगा जब हम परफॉर्म करने जाएंगे तो हम लोग
डीमोटिवेटेड होंगे। एक और इम्पैक्ट होगा उसका, हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो हाफ हार्टेड होगी। अच्छा, एक और ख़ास बात होगी, उस वक्त हम लोग बहुत सारा भगवान को प्रे कर रहे होंगे कि किसी तरह से अगर पेपर इजी आ जाए, तो एक ही होप बची हुई है हमारे पास उस वक्त, होप दैट पेपर इज easy. This is the hope which we carry when we have all these experiences. तो आपका स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त है इस तरह का कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उसका ये इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है। रिजल्ट आप जानते हैं, कम अगेन इज ए सिचुएशन, इज ए गिफ्ट विच कम्स इन दिस सिचुएशन। अब इस कहानी से निकलने का तरीका क्या है, आज ही के सेशन में हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ऑब्वियसली यस, शायद इसलिए ये प्रेजेंटेशन आज ये हम लोगों का सेशन रखा हुआ है। ये बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपीरियंस वी हैव एनकाउंटर्ड इन पास्ट वाइल इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब हम लोग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं और ये सारे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, तो एक नीड जनरेट होती है कि क्या इन सारे एक्सपीरियंसेस को अवॉइड किया जा सकता है, क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारे को कम अगेन की कैटेगरी से मूव करके सर्टेनली अचीवेबल की कैटेगरी में प्लेस कर सकता है। तो जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लेट्स सी वन बाय वन। It is obviously a scientific process. There is no magic here. It is just only about managing certain things, doing things in a right way. So let's discuss one by one. First, जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जिसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है वो एग्ज़ाम से पहले किस तरह का है। यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो, इट लुक्स डिफ़िकल्ट। क्या कोई ऐसा एग्ज़ाम आपने दिया है जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहा हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत ईगर हों परफॉर्मेंस के लिए? मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, आई एम डेस्परेट टू परफॉर्म। क्या उस वक्त ऐसा स्टेट ऑफ माइंड पॉसिबल है जहाँ पर आप की एक्सपेक्टेशन रैंक हो या आप श्योर हो अबाउट योर सक्सेस? क्या आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप ऐसे हों कि उस वक्त आप बहुत ही रिलैक्स्ड हो? क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ऐसा हो सकता है इन नटशेल कि आप एग्जाम्स को एंजॉय कर रहे हैं? क्या ये संभव है? ड्रीम की तरह लग रहा है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस, इतने सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस किसी एग्ज़ाम में क्या पॉसिबल हैं? क्या किसी को हुए हैं? होते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। आज की इस पूरी कहानी में हम सीखेंगे कि ये जो एक्सपीरियंसेस हमारे को स्टेट ऑफ माइंड के जो हम देख रहे हैं, high confidence, eager to perform, expecting rank, and sure about success. We are very relaxed during exam days and we are really enjoying the exams. Is it a possibility? Yes, it is. इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो होपफुली आप इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि ये स्टेट ऑफ माइंड कैसे डेवलप हो सकता है। सो लेट्स सी
how we can develop it. It's a one by one, step by step process. हम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि गड़बड़ कहाँ हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, जिसकी वजह से हम कम अगेन की सिचुएशन में गए. सो विल सी व्हाट वेंट रॉन्ग, और उसके साथ साथ ही हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे को करना क्या चाहिए था. What should have been done. पॉइंट नंबर 1, काफ़ी बच्चे बात करते हैं, पेरेंट्स बात करते हैं, टीचर्स बात करते हैं कि प्लानिंग करना चाहिए. अब प्लानिंग तो सब लोग करते हैं, हर कोई बोलेगा प्लानिंग की थी मैंने, पर मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, प्रॉपर प्लानिंग. Planning was there, proper planning was missing. That has led us to this situation, come again situation में. अब जो मिसिंग थी, इसका मतलब क्या हुआ, हुआ क्या, लास्ट में ऐसी सिचुएशन क्यों अराइज हुई, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ. इम्पैक्ट ये हुआ, प्रॉपर प्लानिंग की वजह से हमने ऐसा सिचुएशन क्यों अराइज हुई कि हमारी प्रॉपर प्लानिंग मिसिंग हो गई. क्राइटेरिया क्या है इसका, सफिशिएंट टाइम वाज नॉट गिवन टू ईच सब्जेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, हमने सब सब्जेक्ट्स को एक जैसा ट्रीट किया हो, एक सिचुएशन, हमने कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हो, कुछों को ध्यान नहीं दिया हो, दूसरी सिचुएशन, हमने अपने टाइम को सब्जेक्ट के टाइम की वेटेज के हिसाब से एलोकेट नहीं किया हो. एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, taxation requires more time than when we talk about audit, when we talk about law. So appropriate time, appropriate planning with respect to subject was not done, that has led us to this situation. This may be the cause. अब solution क्या निकलता है, for example अगर हम IPCC की तैयारी करते हैं तो हमारे पास more or less 8.5 months का टाइम होता है. अगर हम फाइनल की तैयारी करते हैं तो टाइम तो बहुत होता है, पर प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के इश्यूज़ हैं. तो सफिशेंट टाइम एक सब्जेक्ट को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को 4 से 5 महीने चाहिए करने के लिए, वेयर एज इन कंपैरिजन थ्योरी को एक तो समझने में कम समय चाहिए होता है, उसको घर पर जाकर करने के लिए समय कम चाहिए होता है, और रिवीजन में भी कम समय लगता है. तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने सफिशेंट टाइम नहीं दिया होगा, प्रॉपर प्लानिंग विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट नहीं की होगी, तो दैट इज़ वन ऑफ द कॉज विच हैज़ लेड अस टू दिस सिचुएशन. लेट्स लुक एट अनदर सिचुएशन which has given us a troublesome situation, which is very common. Appropriate revision was not done. एक इंटरेस्टिंग बात है इसको लेके कि हर स्टूडेंट पढ़ाई करता है, हर स्टूडेंट सिलेबस को करता है. क्लास में एक बच्चे के 90% आते हैं, एक बच्चे के 60% आते हैं, दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है. 90% स्कोर करने वाला स्टूडेंट 3 बार 4 बार रिवीजन करता है, और 60% स्कोर करने वाला शायद एक ही बार मुश्किल से पढ़ पाता है. CA में मोर और लेस सब बच्चे कोचिंग्स करते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, एक बार तो हर स्टूडेंट कर लेता है, पर गैप जो 60% 70% लाने का और 40% से नीचे रहने का या 50% के एवरेज के ना बनने का जो एक मेजर कॉज है, वो है सफिशेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन नहीं हुआ विद रिस्पेक्ट टू थियोरेटिकल सब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. अब अप्रोप्रिएट रिवीजन नहीं होंगे, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे को एग्जाम के टाइम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हमारे को जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद नहीं होंगे, हमारे को डाउट होगा, आधी चीज़ें भूलेंगे, स्लिपेज होगी, एक फियर क्रिएट होगा कि
शायद एग्जाम में हम लोग क्लिक ना कर पाएँ। तो अप्रोप्रिएट रिवीजन कैसे आती है, अप्रोप्रिएट रिवीजन, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कैसे पॉसिबल है? बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आया, 15 दिन 20 दिन एग्ज़ाम के रह गए थे, तब तक जाकर हमने किसी तरह से एक बार सिलेबस को ख़त्म किया। अब एक बार सिलेबस को ख़त्म करने से सक्सेस नहीं आती, वो कम अगेन की कैटेगरी आती है, सर्टेनली अचीवेबल की कैटेगरी जनरेट नहीं होती। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हमारे को कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। अब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कैसे करें, ये एक अनदर क्वेश्चन है जो आता है। मल्टीपल टाइम रिवीजन्स का मतलब जब हमारे पास आईपीसीसी में 9 महीने हैं तब भी समय नहीं है, और जब फाइनल में 2.5 ईयर्स है तब भी समय नहीं है, जब हमारे पास 4 साल है तब भी समय नहीं है, और 4 महीने हैं तब भी समय नहीं है। तो टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारे कुछ थॉट प्रोसेस हैं, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं उसका मेजर इम्पैक्ट है। तो हम देखते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि कैसे हम लोग रिवीजन्स ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, एंड टेक्निक इज कॉल्ड समरी फॉर ईच सब्जेक्ट। दिखने में तो बहुत आसान लगती है, समरी फॉर ईच सब्जेक्ट, करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बोरियत होती है समरी बनाने में, आई नो दिस, बट दिस इज द ओनली वे विच कैन गिव अस 3 रिवीजन even when we have limited time. Now, अब समरी बनाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। समरी तो बनाई हमने, बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है, समरी बनाई, आधी अधूरी समरी बनाई, कुछ टॉपिक्स की बनाई, कुछ सब्जेक्ट्स की बनाई, सबकी नहीं बनाई। अब अगर लिमिटेड सब्जेक्ट्स की समरी बनेगी, लिमिटेड टॉपिक्स की समरी बनेगी, तो हमारे को हाफ हार्टेड एग्जाम प्रिपरेशन होगा। अब लिमिटेड समरी का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक 1 2 3 4 5, अगर मैं बात कर रहा हूं टैक्सेशन की, तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं अकाउंट्स की, तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक की समरी बननी जरूरी है। हम काफ़ी बार समरी बनाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है समरी नहीं बनाते, स्टार्ट करते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं। 3 टॉपिक तक समरी बनी, चौथा 5वां रह गया, कॉस्टिंग की बना ली, टैक्स की बना ली, अकाउंट्स की छूट गई। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे को, आप सब जानते हो मिनिमम 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए हर सब्जेक्ट में, एग्रीगेट में। तो उसको अचीव करने के लिए हमारे को सारे की सारे टॉपिक्स, सारे की सारे सब्जेक्ट्स की समरी जब हमारी बनेगी, तो हमारे को जो रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए पॉसिबल होगा। समरी हमारे को 2 लेवल पे काम करती है। पॉइंट नंबर 1, समरी सबसे पहले तो हमारे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देती है। बेनिफिट्स ऑफ समरी, हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर एट वन प्लेस। दूसरी बात, अब ऑल कॉन्सेप्ट्स एट वन प्लेस का मतलब क्या हुआ, हम कई सारी बुक्स रेफ़र करते हैं, हमारा ICAI भी सजेस्ट करता है कि बहुत सारी बुक्स रेफ़र की जाए। उन सब बुक्स में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें, कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, पर हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको कंपाइल नहीं करते। तो सारे कॉन्सेप्ट, सारी लर्निंग्स हमारी एक जगह पर समरी के अंदर आ जाती हैं। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एट वन प्लेस। हम रेफ़र कर सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग मार्क करके रखें, उसके अंदर रेफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 24 ये मार्क कर लिया, फिर मैंने मार्क किया प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 87, फिर मैंने ये भी मार्क कर लिया
एक्स्ट्रा बुक मेरे पास है आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 232। इस तरह से हमारे को रिवाइज करना है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि एग्जाम से कुछ समय पहले जब मैं रिवीजन करूंगा तो केवल मैं इन्हीं क्वेश्चंस को देखूंगा, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं हर क्वेश्चंस के अंदर, कहीं ना कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इन्फो, टिप्स और लर्निंग्स, जो एक टॉपिक की हम कई जगह से लेते हैं, वो सारी हमारी कंपाइल्ड नहीं होती है, पर जब हम समरी बनाएंगे तो वो सब एक जगह पर आ सकती है। तो जब वो एक जगह पर आएगी तो हमारे को हेल्प करेगी। एक और ख़ास बात, समरी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि एग्जाम से पहले आप सारे के सारे चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर सकते हो इन अ शॉर्ट ऑफ, बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसी बात करते हैं कि हमारे को लास्ट में किसी तरह से एक बार सिलेबस किया, दूसरी बार रिवीजन करने का मौका नहीं मिला। स्टडीज़ ये कहती हैं कि जब हम रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने में पिछली बार जितना टाइम लगा था उससे नेक्स्ट टाइम में 50% टाइम लगता है, और उससे नेक्स्ट रिवीजन में उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब फर्स्ट टाइम अगर 1 घंटा लगा था तो नेक्स्ट टाइम आधा घंटा, उससे अगली रिवीजन में 15 मिनट और उससे अगली रिवीजन में 5 मिनट। तो ऐसे करके हमारा रिवीजन जो है फास्ट होता है। अच्छा, एक और ख़ास बात है रिवीजन को लेके जिसको मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, जिसके लिए काफ़ी सारी साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं। वन ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी सेज रिवीजन, हमारी फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर्स में होना चाहिए। अगर हमने 24 आवर्स में फर्स्ट रिवीजन नहीं दिया तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट मोर देन 85% हम लोग रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। अगर 24 घंटे के अंदर हमने किसी चीज़ को रिवाइज नहीं किया, देखा नहीं, तो 85% तक का हम याद नहीं रख सकते। सेकंड रिवीजन हमारी विद इन 7 डेज के अंदर होनी चाहिए। थर्ड रिवीजन हमारी विद इन ए मंथ होनी चाहिए। एंड फोर्थ रिवीजन विद इन 3 मंथ्स होनी चाहिए। 4 रिवीजन अगर हमारी रहेगी तो देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू रिटेन 95 to 100%. Else, if it is not going to happen, then probability is that probably we are going to remember only 25%. Now 95 to 100% is a probability when we have for revision, and 25% is a probability when we are having no revision or maximum 1 revision. This is what this study says. Now the next point with respect to certainly achievable situation. Another important aspect है जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, वो है प्रेजेंटेशन का इशू। प्रेजेंटेशन इन एग्जाम्स। पहली बात, विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ड्राइव करता है कि हम कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी बार देखा गया है
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रीड आंसर्स, which is a very wrong practice. Reading answers leads to loss of confidence. It is not advisable at all, which happens most of the time. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को क्रैक करने का एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है सॉल्विंग एंड सॉल्विंग as many questions as possible. Now the second point, when we talk about theoretical subjects, it requires revising and revising, lot of revisions. theoretical subjects में revision के बिना आपने first time retain कर सकते हो, कुछ घंटों के लिए याद रख सकते हो, एक दिन 2 दिन के लिए याद रख सकते हो, but you cannot hold till exams अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के डे तक अगर आप उस नॉलेज को कैरी करना चाहते हैं तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको रिवीजन की ज़रूरत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स। आई कम बैक टू माई इनिशियल फर्स्ट पॉइंट दैट come again and certainly achievable has big difference, but with couple of things we discussed, it is possible you can switch over from come again category to certainly achievable category. जब आप बहुत सारा रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सफिशिएंट टाइम टू ईच सब्जेक्ट्स देंगे, रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, समरी बनाएंगे, तो कम अगेन की सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी। एक ही सिचुएशन रहेगी, सर्टेनली अचीवेबल, यू विल हैव कॉन्फिडेंस इन लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच.